फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि अभी हमने केमिकल काइनेटिक्स की पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। तो अभी हमने 3 पार्ट्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। चलिए अब हम पार्ट 4 की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 है असर्शन रीजन। हमारा है क्वेश्चन। असर्शन क्या बोल रहा है, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड, इट्स हाफ लाइफ इज ऑल्सो डबल्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है वो असर्शन में, ध्यान से सुनेंगे। एक हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और अगर हम उसमें क्या करें, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या कर दें, डबल कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देंगे, हम डबल कर देते हैं, तो हमारा जो हाफ लाइफ है वो भी हमारा क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद रीजन क्या बोल रहा है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब जो है इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, ठीक। ऑप्शन ए क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। बी ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। इसमें असर्शन रीजन जो दिए हैं ना, मतलब जो ऑप्शंस दिए हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना है, कौन सा टिक करना है कौन सा नहीं। कई बार क्या होता है कि एक जैसे हम असर्शन रीजन की जो ऑप्शंस होते हैं वो हमेशा एक ही पैटर्न आप अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, तो हमें लगता है कि जैसे ए में जनरली क्या होता है, assertion and reason are true and a reason is the correct explanation of assertion, ठीक है। तो हमें क्या लगता है कि ए ऑप्शन में ही हमेशा यही स्टेटमेंट लिखी जाएगी, तो ध्यान रखना कि ऑप्शंस हमेशा बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ए ऑप्शन में चेंज है। अच्छा, सी ऑप्शन क्या है, assertion is true but reason is false, एंड डी ऑप्शन क्या है, assertion is false but reason is true, ठीक है। हमारी रेट लॉ एक्सप्रेशन ये रहेगी, ठीक है। वैसे तो जनरल ये होती है, लेकिन यहाँ पर हमारा उसने ऑलरेडी बोल रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तो ये रहेगी। अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, अगर हम उसे डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो उससे हमारा किस में चेंजेस आ जाएंगे, रेट में चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट जो है वो फिक्स होता है, चाहे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो फिक्स ही रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा अंटिल आप टेम्परेचर चेंज नहीं करते, ठीक है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ठीक। ये कांस्टेंट है, किसमें चेंजेस आएंगे, रेट में। लेकिन क्या हाफ लाइफ पीरियड, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड का जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारे लिए ये होता है, ठीक है। तो अगर अब हम इसमें ध्यान देंगे कि जैसे जो रेट में तो चेंजेस होंगे, ठीक है, लेकिन जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड है, क्या इसमें कुछ चेंजेस होगा, क्या ये डबल हो जाएगी अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। तो आप देख सकते हैं, देखो ये तो कांस्टेंट है और के हमारा रेट कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट ही है, तो क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है हाफ लाइफ पीरियड, नहीं कर रहा ना। तो दैट मीन्स जो हमारा हाफ लाइफ पीरियड है वो किसी भी कीमत पे चेंज नहीं होगा। आप चाहे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, या मतलब कितनी भी बढ़ा दें, 10 टाइम्स 4 टाइम्स कर दें या 5 टाइम्स कर दें, कुछ भी कर दें, ठीक है, कोई फर्क नहीं रहने वाला। तो इसका मतलब जो है हमारा, अगर हम ध्यान देंगे तो जो हमारा असर्शन है उसकी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, यानी कि असर्शन हमारा जो है फॉल्स है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं रीजन की, तो रीजन उसने क्या बोला हुआ है, रीजन उसने बोला हुआ है कि हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो यहां से देखने पर पता ही लग रहा है कि जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड ही नहीं करता, इनकी रीजन हमारा जो है वो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट बता रहा है। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मीन्स assertion is false but reason is true, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, देख लेते हैं। बेसिकली ये भी असर्शन रीजन है। असर्शन क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब ये कि जब भी हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है। रीजन क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट अल्टर्ड मच ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसने बोला है कि
जो हमारा वाटर की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है, जब भी रिएक्शन हो रही होती है, ठीक। अब इसमें देख लेते हैं, देखो मैंने बताया ना कि असर्शन रीजन जो है कि जो इसके ऑप्शंस जो है वो कई बार ना अलग अलग आ जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए में क्या लिखा है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। इससे प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन था उसमें ऐसा नहीं था, ठीक है। हम्म तो बट रीजन इज ट्रू, तो इसलिए ध्यान से करना है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन बी क्या है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सी क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। डी ऑप्शन क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो पहले यहां पर समझ लेते हैं, यहां पर ये कहना क्या चाह रहा है। देखो, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जैसे असर्शन में बोला गया है कि हमारा जो एस्टर है अगर हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो, मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। तो देख लेते हैं, अगर ये रिएक्शन हो रही है तो हमें क्या लग रहा है, क्योंकि ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, बायोमोलिकुलर है ना, क्योंकि दो मॉलिक्यूल इसमें जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा कि इसमें जो मतलब ये रिएक्शन है ये बायोमोलिकुलर है, तो रेट ऐसा होना चाहिए था। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट हुआ कि जो रेट है उसकी जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले रिएक्टेंट पे ही डिपेंड कर रही है, वाटर की मतलब अमाउंट पे, वाटर की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि अगर हम इसको, जैसे जो सेकंड कंपोनेंट है, इसको हम अगर एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज मतलब ना के बराबर होती है, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसलिए ये फैक्टर जो है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से हमारा रेट अफेक्ट होता है, तो वही हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो मतलब उसमें जो चेंजेस हुए हैं वो नेग्लेक्ट मतलब हम उसके चेंजेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए हमारा जो हाइड्रोलिसिस जो एस्टर है वो हमारा क्या, कौन सी कैटेगरी में आता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। यानी कि असर्शन बिल्कुल सही बोल रहा है, और उसमें जो रीजन बोल रहा है वो रीजन क्या बोल रहा है कि हमारा जो वाटर है वो एक्सेस अमाउंट में लिया है, जिसकी वजह से इसकी जो कंसेंट्रेशन में जो चेंज है वो क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट आ जाता है। यानी कि असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और जो हमारा रीजन है वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए हमारा जो इसका आंसर है वो डी हो जाएगा। Both assertion and reason are true, but reason is the correct explanation of assertion. ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है हमारा रीजन assertion को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि फॉर विच टाइप ऑफ रिएक्शंस डू ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी हैव द सेम वैल्यू। बहुत आसान है कि कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें हमारा ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ऐसा हमारा जो है एलिमेंट्री रिएक्शन के साथ होता है, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन आप लिख सकते हैं सीधे सीधे इसका आंसर, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, for elementary reactions order and molecularity have the same values, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जो भी हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उसमें हमेशा जो ऑर्डर है वही आएगा जो हमारा उसमें जो मॉलिक्यूलरिटी आ रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2HiH2 प्लस में वाली जो रिएक्शन है इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2, यानी कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन है और इसका ऑर्डर भी कितना आया है, 2, ठीक है। तो ये मतलब हमारे जो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर है वो सेम कब आएगा, हमारी जब एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए क्या है, राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन 2HI gives H2 plus I2 if order of the reaction is 0। इसने बोला कि अगर ये रिएक्शन है हमारी, सपोज कर लेते हैं ये रिएक्शन हो रही है और उसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 0 है, ठीक है। वैसे रियल में तो इसका ऑर्डर 2 होता है, बट इसने कंसीडर करवाया है कि इसमें इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है मान के चलते 0 है, तो इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगी, बहुत आसान है। रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होती है, ये वाली,
ठीक है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पर क्या होगा, ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, जीरो ऑर्डर है तो जीरो, वन है तो वन, टू है तो टू। ठीक है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारी जनरली ये होती है। अब यहाँ क्या है, इसने बोला है कि जीरो ऑर्डर के लिए। अब ये क्या है, ए मतलब हमारा जो है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है हमारा, एच आई। ठीक है, तो एच आई और ऑर्डर कितना है, जीरो। ठीक, तो हमारी जो रेट लॉ की जो एक्सप्रेशन है वो ये रहेगी। ठीक है, और इसे सिंपल शब्दों में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेट जो है हमारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो इसकी जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो लिखी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारी A2 प्रोडक्ट P is 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है हमें यहाँ पर। ठीक है, 0.0030। ठीक है, इसके बाद क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम 0.10 मोलैरिटी टू 0.075 मोलैरिटी। ठीक है, मतलब इसने क्या बोला है कि इनडायरेक्टली आपको क्या बोला गया है, टाइम पीरियड निकालना है जिससे कि हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारी जो रिएक्टेंट की वो पहले 0.10 थी, फिर वहां से डाउन हो गई है 0.075 बच गई है, वहां तक आ गई है। ठीक है, तो टाइम पीरियड इसके लिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ना हमें रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू दी गई है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो जो गिवन है हमें पहले वो लिख देते हैं। ठीक है, रेट कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, इसके बाद हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 0.10 मोलैरिटी। ठीक है, और एटी मतलब कि जो बच गई है कंसंट्रेशन, यानी कि स्टार्टिंग यहां से हुई थी और खत्म कहां पर हुई है, 0.075 मोलैरिटी। ये वो कंसंट्रेशन है जो रिएक्ट होने के बाद बच गई है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहां से हम यहां पहुंच गए हैं। इसके एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, तो जीरो ऑर्डर है ना, उसके लिए देखो ये सिंपल सिंपल से हमारी रिएक्शन है। देखो, अगर मैं बात करूं एटी, एटी कैसे निकाल सकते हैं, ए नॉट मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो, और जो हमारी कंसंट्रेशन जितनी रिएक्ट हो चुकी है वो, तो हमारा ये एक्सप्रेशन जो है वो आपको समझ में आया। मतलब जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस जो हमारी कंसंट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है जितनी। तो इसको ना मैं साइड में लिख देती हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हमारी रिएक्शन A2 की। देखो, अगर मैं रेट लॉ लिखूं इसका, इस रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, कुछ ऐसा होगा। अब ये जीरो है, इसकी पावर जीरो, तो ये वन हो जाएगा। ठीक है, अभी dt मैं इधर लेकर आती हूँ, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, k का k रहेगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल होके के टी बन जाएगा। तो मैं x को क्या रख सकती हूँ, के टी रख सकती हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल रख सकती हूँ। और ए टी, टाइम पीरियड निकालना है, के की वैल्यू दे रखी है, ए नॉट की वैल्यू दे रखी है, ए टी की वैल्यू दे रखी है। ए टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.075। इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस ए नॉट की वैल्यू 0.10। ठीक है, माइनस टी और के की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.0030। ठीक है, तो अगर हम इसका टाइम पीरियड निकालेंगे तो देख लेते हैं। देखो, 0.100 0.075 कितना बचेगा। ठीक है, 0.025 माइनस का, ठीक है, 0.003, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका, चलिए तो अभी देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। 0.25 0.003, डेसिमल हटाएंगे, 4 0 3 0। ठीक है, 1 0 से 1 0, 25 अपॉन में 3, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देख लेंगे यूनिट क्या है, पर सेकेंड, तो यहां पर सेकेंड, तो टाइम कितना लगा हमारा, 8.3 सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो है ये मतलब प्रॉब्लम जो है सॉल्व होती है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है हमारा, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
अमोनिया की फॉर्मेशन, सॉरी डिकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है, प्लेटिनम सरफेस पे, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रही है, ठीक है। व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इफ K is 2.5 10 raised to the power -4 moles per liter per second। देखो क्वेश्चन देख लिया। अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि क्या दिया हुआ है, के की वैल्यू दी गई है, मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 2.5 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है कि मतलब जो प्रोडक्शन है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का वो निकालना है, ठीक है। रेट्स, व्हाट आर द रेट्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। चलिए, तो अभी अगर हम देखें अमोनिया की जो रिएक्शन है, देखो अब क्या है, जैसे अमोनिया है, इसका अगर हम इसकी रिएक्शन लिखें तो कुछ ऐसा होगा ना, H2 3 सॉरी, ठीक है, हमारी रिएक्शन ये होगी, ठीक। अच्छा, अब मैं इसका जो रेट लिखूं, रेट को आप प्रोडक्ट की डिसअपीयरेंस फॉर्म और सॉरी रिएक्टेंट की डिसअपीयरेंस फॉर्म और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन फॉर्म में जो हमारा रेट है वो किस तरीके से डिफाइन होगा, कुछ ऐसे डिफाइन होगा, डेल्टा NH3, ठीक है, डेल्टा T, इसके बाद ये माइनस, ठीक है, माइनस रिएक्टेंट है ना, प्लस डेल्टा N2 अपॉन में डेल्टा T, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा, इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा H2, ठीक है, अपॉन में डेल्टा। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट की एक्सप्रेशन लिखूं इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो कुछ इस तरीके से होगी रेट एक्सप्रेशन। रेट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है तो इसलिए 1/2, और क्योंकि रिएक्टेंट के बारे में बात हो रही है इसलिए माइनस डेल्टा NH3 की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा T, ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल्टा N2, ठीक है, और क्योंकि प्रोडक्ट है इसलिए प्लस अपॉन में डेल्टा T इज इक्वल्स टू में, अगेन ये प्रोडक्ट है इसलिए प्लस डेल्टा H2 और इसका जो कोफिशिएंट है 3 तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे कि ना हमें क्या करना है, प्रोडक्शन ऑफ N2 निकालना है, प्रोडक्शन ऑफ H2 निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो हमें ये दोनों चीजें निकालनी है, ठीक है, या तो हमें ये पता हो, ठीक है, या फिर हमें रेट पता हो। तो हमें ये तो पता नहीं है, ठीक है, सीधे सीधे शब्दों में ये नहीं दिया गया तो फिर हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसे ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि ये रिएक्शन हमारी कैसी है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर में अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा जो रेट है उसकी जो एक्सप्रेशन है जीरो ऑर्डर के लिए वो ये हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब सीधे सीधे जो रेट है हमारा किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। तो हमें जो रेट है, रेट यहाँ पर किसके बराबर आ गया, के, और के की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2.5 इंटू 10 की पावर -4। यूनिट नहीं लिखी है मैंने, यूनिट आप बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेट हो जाएगा। अच्छा, अब हम ना यहां से इस एक्सप्रेशन पे ये और इतना उठा लेते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, हमें ये चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये तो सीधा सीधा बराबर है, रेट जो है हमारा इसके बराबर है फॉर्मेशन ऑफ N2, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ N2 है, यहां पर लिख देती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ N2 है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा, के की वैल्यू मतलब के बराबर हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि यहां से आप देख सकते हैं ये दोनों इक्वल है, ठीक है, और रेट किसके इक्वल है, के इक्वल है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये पूरे की पूरी एक्सप्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, के बराबर, जो कि हमारा हो गया है, यहाँ पर लिख देते रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, के। तो यानी कि एक तो हमारा ये सॉल्व हो गया है, ठीक है, लिख देती हूँ पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब बात कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ H2, तो यहां पर लिख देंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, ठीक है। देख लेते हैं किसके बराबर होगा, इसको और इसको उठा रही हूं मैं, ठीक है, ठीक है, के इज इक्वल टू में, के मतलब रेट है ना, के 1/3 डेल्टा H2 अपॉन में डेल्टा T। तो
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 हमारी जो है वो ये एक्सप्रेशन है, हमें ये निकालना है, तो ये 3 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैं यही लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये 3 यानी कि हमारा जो है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो हमें 3 मल्टीप्लाई के करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 3 मल्टीप्लाई के की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10 की पावर -4, तो जिसका आंसर कितना आ जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। देखो वैसे तो आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है ये। ठीक है, चीजों को समझना पड़ेगा हमें, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है कि मतलब क्या क्या जो गिवन है और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, हम अपनी जो उसने जो बोला गया है निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए, वो हम कैसे निकालें। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ए है ए पार्ट है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, और बी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करना था, तो अब देख लेते हैं। ठीक है, द रिएक्शन दैट सीम्स टू बी हायर ऑर्डर। ठीक है, मतलब ये कि हमें वो रिएक्शन कैसी लगेगी, हायर ऑर्डर की लगेगी, बट अंडर सर्टन कंडीशंस इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। बट कुछ कंडीशंस, अगर स्पेसिफिक कंडीशंस आ जाती हैं तो उस टाइम पे फिर वो रिएक्शन कैसी हो जाती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, अगर आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या लगेगा कि इसकी मतलब मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 2, यानी कि बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा, हमारा 1 रहेगा। क्यों, अच्छा यहाँ पर लिखा भी है कि बट अंडर सर्टेन कंडीशन, मतलब ये ध्यान से देखिएगा, अगर हमने वाटर जो है एक्सेस अमाउंट में ले लिया है, ठीक है, उसी कंडीशन के अंदर हमारी जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर की बन जाएगी। ठीक है, वैसे ये हायर ऑर्डर की है। ठीक है, ऐसा लगता है कि हायर ऑर्डर की, लेकिन अगर हमने एक ऐसी कंडीशन अप्लाई कर दी जिसकी वजह से हमारा जो रेट है जो है या फिर ऑर्डर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रह जाएगा, तो वो हमारी क्या हो जाती है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, कंडीशन भी ध्यान रखनी है कि जब हमारा वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज टेकन इन एक्सेस अमाउंट, ठीक है, तभी होगा। चलिए अब इसका बी पार्ट करते हैं। इसका बी पार्ट देखें क्या है, हमारा जो हाफ लाइफ पीरियड है वो क्या है, द टाइम इन विच, सीधे सीधे शब्दों में कहूँ वो टाइम पीरियड जिसमें हमारी हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीट। ठीक है, तो वही है द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब एक ये प्रॉपर साइंटिफिक लैंग्वेज है ये। ठीक है, तो ये भी सही है, और इन शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं, बता दूंगी मैं, द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब ये कि हमारी जो कंसंट्रेशन है किसी पर्टिकुलर, मतलब हाफ लाइफ टाइम पीरियड जो है उस टाइम पे हमारी जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो उसी टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ पीरियड, या आप ऐसे सिंपल से शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, हमारी जो है रिएक्शन, हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो उसी टाइम पीरियड को हम क्या बोल देते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, बेस्ड ऑन द गिवन डेटा फॉर ए टू पी रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाली रिएक्शन एक गिवन है। ठीक है, और ये डेटा गिवन है, तो उसके बेस पर आप क्या करना है, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड एक्सप्रेशन फॉर द रेट लॉ। सबसे पहले ऑर्डर फाइंड आउट करना है, इसके बाद फिर क्या करना है, आपको एक्सप्रेशन फॉर द रेट लॉ निकालना है। तो पहले अगर आपको ऑर्डर पता लग जाएगा तो रेट लॉ एक्सप्रेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखो क्या है, ज्यादातर जो आपके जो न्यूमेरिकल्स है वो 0 ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर, इसकी ही रेट एक्सप्रेशन के बारे में बात करेगा। बस हमें ये आइडेंटिफाई करना है ये 0 ऑर्डर की है या फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, तो अभी करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैं 0 ऑर्डर के लिए फाइंड आउट करूंगी। देखो जो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की जो एक्सप्रेशन है वो हमारी ये रहेगी। पहले 0 ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस वो वाली कंसंट्रेशन जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर हो चुकी है। ठीक है, अपॉन में टाइम और रेट कांस्टेंट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी ये है 0.40। कंसंट्रेशन हमें किसमें दे रखी है, मोलैरिटी में। टाइम किसमें दे रखा है, आर्स में, तो ये सारे आर्स हैं, ये मोलैरिटी है। ठीक है, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.40 माइनस ये है किसी पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन। पर्टिकुलर टाइम देखो यहाँ पर क्या है, जब 1 आवर की हो चुकी है तो हमारी कंसंट्रेशन ये है, बची है, तो 0.20 अपॉन में टाइम पीरियड कितना लिया है, 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 1। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। अभी यूनिट नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है, यूनिट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब देख लेते हैं क्या दोबारा से हमारी रेट कांस्टेंट की वैल्यू यही आएगी। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन हम कितनी लेंगे, 0.40, अब इस बार ये वाली कंसंट्रेशन रखेंगे। ठीक है, और टाइम पीरियड क्या रखेंगे, ये 2 और के।
अब देख लेते हैं 0.30 अपॉन में 2 कितना आंसर आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे कि हमारे यहीं पर देखने में पता चल रहा है जो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, अलग अलग आ गई। इसका मतलब क्या है, इससे प्रूफ हो गया कि ये जो डेटा गिवन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो गिवन नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट ऑर्डर बचा है तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, बट फिर भी हमें क्या करना है, कंफर्म करना है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देती हूँ, तो क्या होती है कि 2.303 टाइम पीरियड लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में बची हुई कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सारी वैल्यूज रख रख के। ठीक है, टाइम पीरियड कितना लेंगे 1 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 0.40 पर्टिकुलर टाइम पे 0. ठीक है, तो अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो लॉग टू की वैल्यू आपको पता होती है। ठीक है, ये याद कर लीजिए 0.30। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं, अभी सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम दूसरी वैल्यू रखेंगे 2.303 टाइम पीरियड लॉग ए नॉट की वैल्यू 0.40। ठीक है, टी इस बार 2 रख रहे हैं, सॉरी। ठीक है, और यहां पर जो बची हुई कंसंट्रेशन, ठीक है, ये रही। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 4। अच्छा, लॉग 4 को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो पावर होती है ये क्या आगे आ जाती है, 2.303 टू लॉग 2 की वैल्यू कितनी आ गई 0.30। ये कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं जो हमारी रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमारी सेम आ रही है। ठीक है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं साफ साफ लिख कर बता दूं, देखो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, स्पेस कम है तो उसी वजह से थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है मुझे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा K1 की वैल्यू। ठीक है, और K2 की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। इसको जब मल्टीप्लाई ध्यान से देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2.303। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 0.30 ही बचा है। वैसे तो यहाँ से देख के भी पता लग जाएगा, नहीं तो कोई नहीं, मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। तो आपका क्या है, रेट कांस्टेंट क्या है, हमारा कांस्टेंट वैल्यू आ गई। दैट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, तो ये रिएक्शन का ऑर्डर है वो कितना है 1। तो आप लिख सकते हैं द गिवन रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो ऑर्डर पता चल गया। अब दूसरी चीज उसने क्या निकालने के लिए बोली थी, एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, रेट लॉ की एक्सप्रेशन क्या होगी हमारी, ये होती है जनरल एक्सप्रेशन। एन क्या है यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर पता लग गया ना, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हमारा ये रिएक्शन है हमारी। ठीक है, डिकम्पोजिशन है फॉर दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले ही बता दिया है कि ये इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, फर्स्ट। ठीक है, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कितनी दी गई है, वाज दिस मोल्स पर लीटर। ठीक है, अच्छा, द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, इसी की कंसंट्रेशन दी गई आफ्टर 60 मिनट्स वाज 0.2 इंटू 10⁻⁻² मोल्स पर लीटर। इसी की कंसंट्रेशन है आफ्टर 60 मिनट, इतनी पाई गई। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 318 केल्विन की log 6 की वैल्यू भी दी गई है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो हमारी रेट कांस्टेंट निकालने के लिए क्या होती है, 2.303 टाइम लॉग। अच्छा, यहां पर होती है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन और यहां होती है हमारी बची हुई कंसंट्रेशन। ठीक है, जितने भी टाइम पीरियड में है बची हुई कंसंट्रेशन है। कई बार आप देखेंगे इससे पहले की जो न्यूमेरिकल्स मैंने पहले पार्ट में जो न्यूमेरिकल्स बता रखे हैं उसमें जो एक्सप्रेशन में यहाँ पे जो ए नॉट है उसकी जगह ए रखवाया हुआ है और ए टी की जगह मैंने ये रखा हुआ था। ठीक है, तो ये और ये दोनों सेम बात है, मतलब इनिशियल में से जो रिएक्ट हो चुका है तो उसको जब माइनस करेंगे तो ये बची हुई कंसंट्रेशन ही आएगी। तो दोनों कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम है, ये इनिशियल है ये भी इनिशियल है। ठीक है, बस नोटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, अदरवाइज मीनिंग जो है वो सेम ही है। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखो, अब सबसे पहले आपका काम क्या रहता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो हमेशा पहले फॉर्मूला लिखा, साइड में या आप यहाँ पर भी जो जो गिवन है वो लिख देंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन पता है N2O5 की, ठीक है, वो कितनी है हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। अच्छा, और AAT मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर कितनी है 0.2 10⁻⁻², ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद टाइम पीरियड, टाइम कितना है 60 मिनट्स।
चलिए, तो अब हम सीधे सीधे निकाल लेते हैं, बहुत सिंपल सा आंसर है, ठीक है। 60 मिनट लॉग ए नॉट 1.2 10 रेज टू पावर -2 80 0.2 10 रेज टू पावर, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे, इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। अब देखो log 6 की वैल्यू दे रखी है आपको, log 6 की वैल्यू कितनी है, 2.303 अपॉन में 60 log 6, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। हमेशा जब भी न्यूमेरिकल्स करें तो इस तरीके से करना है ताकि वो सारी चीजें अच्छे से एग्जामिनर को क्लियर हो सके, ठीक है। मैं ये रफ कर देती हूँ, अब देख लेते हैं के की वैल्यू कितनी आएगी, 2.303 अपॉन में 60 log 6 की वैल्यू कितनी है, 0.778। तो के की वैल्यू, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी वो इतनी आ जाएगी, 2.98 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 पर मिनट। ध्यान रखना ये क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए जो यूनिट है वो हमारी क्या मतलब टाइम इनवर्स होती है। तो टाइम यहाँ पर अगर सेकंड दे रखा है तो सेकंड इनवर्स हो जाएगी, मिनट दे रखा है तो मिनट इनवर्स आ जाएगी, आवर्स दे रखा है तो आवर्स इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यूनिट लगाना बहुत जरूरी है, यूनिट के मार्क्स कटते हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, हमारी एक रिएक्शन है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। मतलब ये कि पहले ही दे दिया है कि हमारी जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। तो इसका जो डिकम्पोजिशन है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, द फॉलोइंग डेटा वर गिवन, इसके लिए डेटा गिवन है, टाइम जो दिया गया है वो सेकंड में दिया गया है, ध्यान रखेंगे, यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है हमें, ठीक है। 0 और 100 सेकेंड, यहाँ पर टोटल प्रेशर दिया गया है क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो हमारी क्या है, गैसियस मीडियम में, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, ठीक है। तो सब कुछ हमारा जो है वो गैसियस मीडियम में है, तो इसलिए टोटल प्रेशर दिया गया एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में कितना 0.5 और 0.625 टोटल प्रेशर दिया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। और कैलकुलेट रेट कांस्टेंट हमें निकालना है, log 2 और log 10 की वैल्यू दी गई है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, देखो जो फर्स्ट ऑर्डर की जो रेट कांस्टेंट की जो एक्सप्रेशन है ना, वो अभी तक तो हमने कंसंट्रेशन की टर्म में निकाल दी थी, ठीक है। अब आते हैं, अब बात आती है कि अगर हमारे जो रिएक्शन है वो गैसियस मीडियम में हो रही है, ठीक है, तो हमारे जो रेट एक्सप्रेशन है, रेट कांस्टेंट की जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो हमारी जो रेट कांस्टेंट की जो एक्सप्रेशन है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2.303 अपॉन में टी लॉग पी नॉट पी टी। पी नॉट क्या है, इनिशियल प्रेशर, पीटी क्या है, हमारा वो प्रेशर है जो आफ्टर सम टाइम जो हमारे पास बचा है प्रेशर, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि ये पी नॉट तो हमें दिख जाता है, पी टी हमें जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक। सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे, पहले इस रिएक्शन, ये प्रेशर वाली रिएक्शन है, इनको थोड़ा सा खोलकर लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। जो ये हमारी एक्सप्रेशन है N2O5 टू N2O4 प्लस में O2, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर पी आई या पी नॉट, यहाँ पे पी आई लिख देती हूँ मैं, इनिशियल प्रेशर कितना दे रखा है आपको, 0. देखो इनिशियल प्रेशर का मतलब जब टाइम हमारा 0 है तो इनिशियल प्रेशर कितना है, 0.5, ठीक। अच्छा, इसका क्या रहेगा, 0 और 0, ठीक। अच्छा, अब जो इसका जो प्रेशर है आफ्टर सम टाइम वो कितना हो जाएगा, यानी कि पीटी कितना हो जाएगा, देखो जो इनिशियल प्रेशर है वो मतलब ये जो है कि हमारा जो प्रेशर है वो मतलब कम हो चुका होगा, कितना, एक्स। लेकिन यहाँ पे जो कोफिशिएंट है तो इसका भी ध्यान रखना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, कितना प्रेशर आएगा इसका, 2x, और इसका क्योंकि यहाँ पर देखो इसके कोफिशिएंट 2 है तो इसलिए मैंने 2 लगाया, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसका क्या लगाओगे आप, x ही लगाओगे और कुछ नहीं लगाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर, अब देखो पी इनिशियल तो हमें दिख गया, लेकिन पीटी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इनिशियल का तो पता है लेकिन एक्स हमें पता ही नहीं है, तो एक्स हम कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे जो मतलब अगर मैं यहाँ पे टोटल प्रेशर, क्योंकि हमें टोटल प्रेशर दिया गया ना, तो टोटल प्रेशर अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पी टोटल कितना आएगा, पी आई -2x प्लस 2, मतलब यहाँ पर क्या है, टोटल प्रेशर का मतलब है इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, इसका प्रेशर, सभी को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, पी आई प्लस में एक्स, ठीक है। तो पी टोटल हमें कितना दिया हुआ है, पी टोटल हमें दिया गया है 0.625,
ठीक है, और इनिशियल प्रेशर कितना दिया गया है 0.5। तो हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। एक्स की वैल्यू मैं नीचे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब तो इसे हटा देती हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, log 2 और log 10 की वैल्यू तो पता ही है हमें। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से निकल कर कितनी आएगी, 0.125 एटमोस्फियर। ठीक है, तो ये तो x की वैल्यू है, हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू, क्योंकि पीटी की जगह हमें ये वैल्यू रखनी है। तो इनिशियल प्रेशर तो पता है -2x, 2x हमें नहीं पता है। तो अब हम निकालेंगे पीटी। कैसे आएगा, पी आई -2x। तो पी आई कितना है 0.5। ठीक है, और -2 x की वैल्यू कितनी आ गई 0.125। तो इसे जब करेंगे हम 0.500, ये आएगा 0.250। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.250 एटमोस्फियर। तो ये आ गई हमारी पीटी की वैल्यू। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, जब भी आपके रिएक्शन जो है गैसियस मीडियम में आएगी तो आपको पी आई तो मिल जाएगा, पीटी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। अब बस इस एक्सप्रेशन में रख दो रेट कांस्टेंट की वैल्यू। अब तो इजी है, अब मतलब इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जो टाइम पीरियड है वो कितना है हमारे पास 100 सेकेंड। ठीक है, लॉग पी आई कितना है 0.5 और पीटी कितना निकल गया है 0.25। 250 लिख दो या 25। ठीक है, अब मैं इसे भी हटा देती हूँ ताकि मैं इजीली कैलकुलेट कर पाऊं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, देखो इसको मैं, हाँ देखो इसको मैं यहाँ पर 50 पे लिख सकती हूँ, यहाँ पे 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पर मैं 2 डिजिट लिख सकती हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो log 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.30। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है, तो हमारे जो एक्सप्रेशन है वो यही। और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और टाइम हमें सेकंड में दिया गया था, तो इसका जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है पर सेकंड है। यूनिट लगाना नहीं भूलना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, तो हमारा जो रेट कांस्टेंट की जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके की आ चुकी है। ठीक है, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, जो गैसियस मीडियम में जो रिएक्शन हो रही है उनमें हमें पी इनिशियल इजिली कैलकुलेट, मतलब इजिली हमें मिल जाएगा, लेकिन पीटी यानी कि जो प्रेशर है एट पर्टिकुलर टाइम वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बहुत ध्यान से। ठीक है, अगर टोटल प्रेशर दिया गया है। ठीक, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है केमिकल काइनेटिक, वो हम अपना जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है।